तो परमाणु अनुसंधान क्षेत्र का क्रमिक विकास, हम फिर से वापस आ गए हैं सरकारी सामान्य ज्ञान में। तो क्रोनोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक रिसर्च, तो 1940 में जो है मैनहट्टन परियोजना में परमाणु ऊर्जा का पहली बार प्रयोग, 1945 में टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना, 1948 परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, 1950 इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड की स्थापना अलवाय केरल में किया गया, 1954 परमाणु ऊर्जा विभाग DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की गई, 1956 में परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा कार्यरत हुआ, 1957 में परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान की स्थापना, 1960 इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज नई दिल्ली की स्थापना की गई, 1971 हैदराबाद में नाभिकीय ईंधन परिसर की स्थापना, 1967 भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स निगम EICL हैदराबाद की स्थापना, 1974 पोखरण में परमाणु बम परीक्षण, जिसका नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा, 1973 परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना, 1984 यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड UCIL जादूगोड़ा झारखंड की स्थापना, 1985 तमिलनाडु के कल्पकम में परमाणु शोध रिएक्टर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया, 1987 भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड NPCIL की स्थापना की गई, 1989 रेडिएशन तथा आइसोटोप तकनीक बोर्ड BRIT की स्थापना, 1997 तमिलनाडु में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का विकास संपन्न, 1998 पोखरण में 11 मई व 13 मई को 5 भूमिगत परीक्षण, जिसका नाम शक्ति 98 किया गया, 2002 तमिलनाडु के कुडानुकुलम में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु भारत ने रूसी संघ से सबसे बड़ा समझौता किया, 2006 एशिया का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा के 50 वर्ष पूरे हुए, 2007 चंद्रमा 1 के लिए 32 मीटर का डीप स्पेस एंटीना तंत्र ISTN-32 बार्क द्वारा विकसित किया गया, 2008 NSG ने भारत पर लगा प्रतिबंध हटाया, 2008 अमेरिका के साथ भारत ने परमाणु ऊर्जा सहयोग के लिए समझौता किया, 2008 DAE और UICT ने एक नए DAE UICIT केंद्र को विकसित करने की घोषणा की, जो केमिकल इंजीनियरिंग एजुकेशन और रिसर्च केंद्र कहलाया। 2013 अरिहंत का रिएक्टर सक्रिय हुआ, 2014 भारत द्वारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गामा रे आधारित टेलीस्कोप का विकास किया गया। तो ये था मतलब क्रोनिकल डेवलपमेंट एटॉमिक रिसर्च का। अब एक जो परमाणु बम था उसके बारे में कुछ विशेष बात बता देते हैं कि जो परमाणु बम जो है 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में गिराया गया जो बम था, उसका कूट नाम लिटिल बॉय रखा गया था। तो लिटिल बॉय के नाम से इसका माने इसका माने छुपा हुआ नाम रखा गया था। और इस विस्फोट से लगभग 70,000 लोग मारे गए और लगभग इतने ही घायल हुए थे। एनोला गे, ये अमेरिकी वायुसेना का B-29 विमान, जिसका नाम एनोला गे था, इसी का उपयोग किया गया था लिटिल बॉय बम को गिराने में। और यह इसकी ऊंचाई जो था उस समय माने एनोला गे का वह 31,000 फीट की ऊंचाई पर से इस बम को गिराया था। और इस वायुयान को जो है न पाल ट्रिवेटस नामक व्यक्ति चला रहा था। उसी तरह 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी में गिराए गए बम का नाम फैटमैन था। कूट माने छुपा हुआ नाम जो होता है, सैनिक लोग जो यूज करते हैं, तो इसका नाम फैटमैन रखा गया था।
इस बम विस्फोट से लगभग 40,000 लोग मर गए और इतने ही घायल हुए थे, इससे भी ज्यादा घायल हुआ होगा। और यह B-29 नामक बम वर्षक विमान का नाम था बोक्सकार B-29 बम वर्षक विमान का नाम था, जिसमें फैटमैन को नागासाकी पर गिराया गया था। फैटमैन को कोकुरा नामक स्थान पर गिराया जाना था, लेकिन बादल होने की वजह से इसे नागासाकी पर गिराया गया था। जुलाई 16 1945 को अमेरिका द्वारा पहली बार किए गए परमाणु परीक्षण का नाम ट्रिनिटी टेस्ट था, जिसे न्यू मैक्सिको में अलामो गोर्डो के नजदीक किया गया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ट्रिनिटी टेस्ट के बारे में कि ट्रिनिटी टेस्ट कब हुआ था और यह क्या था। उसके बाद है फर्स्ट लाइटिंग। 29 अगस्त 1949 को सोवियत संघ द्वारा किए गए पहले परमाणु परीक्षण का नाम फर्स्ट लाइटिंग था। तो जो अमेरिका के द्वारा किया गया था उसका नाम ट्रिनिटी टेस्ट, और रसिया के द्वारा जो किया गया था उसका नाम फर्स्ट लाइटिंग। फर्स्ट लाइटिंग हुआ था 29 अगस्त 1949 को, जबकि ट्रिनिटी टेस्ट हुआ था 16 जुलाई 1945 को। और 4RDS-37 सार बम रूस द्वारा किए गए हाइड्रोजन बम परीक्षण का नाम था 4RDS-37 सार बम। तो यह हाइड्रोजन बम जो रूस बनाया था ना, उसी का ही नाम रखा गया था। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स सब देख लेते हैं। और न्यूट्रॉन बम जो है 1977 में अमेरिका द्वारा तैयार न्यूट्रॉन बम का भवनों इमारतों पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन प्राणी जगत पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मतलब न्यूट्रॉन बम भी एक प्रकार का बम है। इससे जो है ना भवन तो नहीं गिरेगा, चाहे इसको नुकसान नहीं होगा, केवल आदमी को नुकसान होगा। तो ये मानव के लिए सबसे खतरनाक बम है। और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। इसमें ऊर्जा की भारी मात्रा उत्सर्जित होती है। और एक और है ब्रीडर या प्रजनक रिएक्टर, वह परमाणु भट्टी जिसमें विखंडन के फलस्वरूप श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा प्रयुक्त पदार्थ से और अधिक पदार्थ उत्पादित किए जाते हैं। इस रिएक्टर को फास्ट ब्रीडर FBR कहते हैं, ब्रीडर रिएक्टर कहते हैं। और एक है तीव्र रिएक्टर। इस रिएक्टर में तीव्र गति वाले न्यूट्रॉनों से यूरेनियम 235 को विखंडित कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इसके अलावा एक टर्म है पीला केक। यह एक ठोस यूरेनियम ऑक्साइड यौगिक है, जिसको यह नाम उसके रंग और बनावट के आधार पर दिया गया है। यह यूरेनियम को पीसने की प्रक्रिया का उत्पाद है, जो ईंधन संवर्धन तथा ईंधन गोली के निर्माण के लिए प्रयुक्त होता है। पीला केक इसको कहते हैं। न्यूक्लियर फॉलआउट, परमाणु विस्फोट के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ नीचे वनस्पतियों पर गिर जाते हैं, इसे न्यूक्लियर फॉलआउट कहते हैं। फिसाइल मटेरियल, ऐसे पदार्थ जो विखंडनीय परमाणु सामग्री जैसे यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 प्रयोग परमाणु तत्वों के निर्माण में किया जाता है, फिसाइल मटेरियल कहलाते हैं। यील्ड, परमाणु विस्फोट के दौरान उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा जिसे TNT में मापा जाता है को यील्ड के रूप में जाना जाता है। तो ये सब कुछ बम से रिलेटेड, परमाणु बम से रिलेटेड जानकारी सब था। और हम लोग देखते हैं भारत में कुछ परमाणु ऊर्जा संस्थान सब है, उसका नाम देख लेते हैं। इंडियन एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूशन कहते हैं इसको। तो इसमें जो है टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR, ये मुंबई के महाराष्ट्र के मुंबई में अवस्थित है। बेरिलियम संयंत्र भी नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। रेडियो औसत प्रयोगशाला नवी मुंबई महाराष्ट्र में। भारी जल संयंत्र थालवैराट महाराष्ट्र में। कैगा परमाणु बिजली परियोजना कैगा कर्नाटक में है। बीरल खनिज संयंत्र मैसूर कर्नाटक में है। रेडियो औसत प्रयोगशाला बंगलुरु कर्नाटक में है। मोनाजाइट सर्वे परियोजना क्विलोन केरल में है। रेडियो औसत प्रयोगशाला गिंडी में है।
नरोरा परमाणु बिजली घर नरोरा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है। मेहता अनुसंधान संस्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। यूरेनियम खान नारकोंडम में है। यूरेनियम मील संयंत्र जादूगोरा झारखंड में है। यूरेनियम खान तूरीडीह झारखंड में है। रेडियो इम्यूनोएस केंद्र डिब्रूगढ़ असम में है। साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। क्षेत्रीय विकिरण औसत केंद्र कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। उसी तरह से रेडियो औसत प्रयोगशाला कोलकाता पश्चिम बंगाल में। भारी जल संयंत्र नांगल पंजाब में। राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना रावतभट्टा राजस्थान। राजस्थान परमाणु बिजली घर रावतभट्टा राजस्थान। नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला उदयपुर राजस्थान। उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश। भारी पानी संयंत्र बड़ोदरा गुजरात। काकरपारा परमाणु बिजली घर अहमदाबाद गुजरात। भारी जल संयंत्र हजीरा गुजरात। तारापुर परमाणु बिजली घर तारापुर महाराष्ट्र। परमाणु रिएक्टर ईंधन तारापुर महाराष्ट्र। पुनर्संसाधन संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है। विकिरण औसत केंद्र मुंबई। टाटा स्मारक केंद्र मुंबई। आयसमंड संयंत्र मुंबई। अपशिष्ट अवनीकरण संयंत्र तारापुर। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी मुंबई। बोर्ड ऑफ रिसर्च इन न्यूक्लियर साइंस मुंबई। जर्कोनियम स्पंज संयंत्र कल्पकम। जोनाकी प्रयोगशाला हैदराबाद। भारी जल संयंत्र तलचर ओडिशा। भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर ओडिशा। नाभिकीय अनुसंधान प्रयोगशाला श्रीनगर। अधिक ऊंचाई पर अनुसंधान करने वाला प्रयोगशाला गुलमर्ग। तो ये सब था भारत के कुछ परमाणु ऊर्जा संस्थान सब, जिसके बारे में हम लोगों ने जानकारी लिया। तो ये सब के साथ ही हमारा जो महत्वपूर्ण कुछ रेडियो समस्थानिक सब है उसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। जैसे कार्बन 14 जो है यह अजीविक कार्बनिक वस्तुओं की आयु निर्धारित करने में तथा प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में इसका उपयोग होता है। ये समस्थानिक सब है। सीरो डायग्नोस्टिक किट क्षय रोग के संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रसंस्कृत हाइड्रोजन जलने कटने और चोट के लिए। होल्नियम 166 गठिया के इलाज के लिए। सीजियम 137 ब्रेकी थेरेपी कैंसर के उपचार के लिए। ल्यूथीनियम 177 अंदरूनी रेडियोथेरेपी। कोबाल्ट 60 कैंसर के इलाज के लिए। खाद्य विकिरण रेडियोग्राफी में प्रयुक्त शल्य चिकित्सा उपकरणों की सफाई के लिए। आयोडीन 131 थायराइड कैंसर और थायराइड विकारों के इलाज के लिए। कैडियम 109 मिश्र धातुओं का विश्लेषण। फास्फोरस 32 हड्डी के कैंसर के लिए आनुवांशिकी और आणविक जीव विज्ञान में अनुसंधान के लिए। अमरकियम 241 घरों और व्यापारिक जगहों पर धूम्रपान डिटेक्टरों में प्रयुक्त विषाक्त लेड की माप के लिए। जिनान 133 फेफड़ों में वेंटिलेटर रक्त प्रवाह अध्ययन के लिए परमाणु चिकित्सा में प्रयुक्त। सोडियम 24 औद्योगिक पाइप लाइनों में रिसाव एवं परिसंचरण तंत्र में थक्के का पता लगाने के लिए होता है। थैलियम 201 परमाणु कार्डियोलॉजी और ट्यूमर का पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है। फास्फोरस 32 आणविक जीव विज्ञान और अनुवांशिकी अनुसंधान में प्रयुक्त होते हैं। गैलियम 67 चिकित्सीय इलाज में होता है। आयरन 57 रक्त के प्रेशर के रूप में। आयोडीन 125 आंख के कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की खोज के लिए उपयोग में आता है। फेरम 59 और रक्तता रोग को ज्ञात करने में। मैग्नीशियम मांसपेशियों के संचालन एवं तंत्रिका तंत्र की कार्यविधि। पोटेशियम कोशिकीय समय एवं जैविक क्रियाओं का नियंत्रण। तो ये सब कुछ समस्थानिक सबका उपयोग था। तो इसी के साथ हमारा जो है नाभिकीय ऊर्जा का जो चैप्टर वो समाप्त होता है, विषय वस्तु का अंत किया जाता है।